उत्सर्जन और मानव में उत्सर्जन तंत्र को आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें पोषण, श्वसन और परिवहन के बारे में हम लोग सारे के सारे क्लास पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, सारे के सारे क्लास आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेरा नाम अरविंद कुमार है और एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो डायरेक्ट मुद्दा पे बात करेंगे। यानी आज के क्लास में हम लोग उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं। इसको 2 क्लास में फिक्स किया गया है और इसको हम लोग 2 क्लास में पूरा तरह से खत्म करेंगे। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन में आप लोग को पढ़ना क्या है, तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है उत्सर्जन क्या है। सबसे पहले तो हम इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषित करने से हमें ये पता चलता है कि शरीर में बन रहे हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो बाहर निकालने की इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। और कुल मिला के अगर बात किया जाए तो शरीर से बाहर निकलने वाला पदार्थ हम लोग का क्या क्या है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल हम उदाहरण की बात करते हैं, एक नॉर्मल हम यहाँ से उदाहरण ले लें तो हम कह सकते हैं जो आंसू निकलता है हमारे शरीर से, जो आंसू निकलता है वह भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जन है। और वह हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जमा रहता है। और जब हमें रुदन आती है ना, तो हम हमारे आंखों से निकलता है आंसू, ठीक है। और आगे हम बात करें तो मूत्र की बात करें तो वह किडनी से निकलता है। और बात करते हैं ब्लड की, तो वह जो है कहाँ से निकलता है, तो हार्ट से निकलता है, यानी हृदय से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसू हो गए आपको जो है ना, मूत्र हो गए, ये बाहर निकलता है। पसीना की बात करें तो पसीना भी क्या है, उत्सर्जन के माध्यम से ही हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे कि उत्सर्जन का महत्व क्या है, हमारे शरीर से उस उत्सर्जन जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है, या फिर उत्सर्जन की हमारे बॉडी को आवश्यकता ही नहीं है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका महत्व की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो महत्व इसका सबसे पहला देखें तो शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है कि सबसे पहले तो अपशिष्ट पदार्थ है और दूसरा हमारे शरीर से बाहर इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर यह अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है तो धीरे धीरे यह पॉइजन का रूप लेता है और हमारे शरीर को कई तरह से खतरा भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका महत्व तो यह है कि शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना सबसे जरूरी। उसके बाद हम देखें यहाँ पर, तो शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित भी रखता है। शरीर की आंतरिक जो भी वातावरण है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन आके, और हमारे शरीर में जो है ना पोषक तत्वों को चारों तरफ जो है प्रसारित करता है। और चारों तरफ प्रसारित करने के बाद में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे हमारा शरीर से बाहर किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे होता है क्या कि शरीर को रोगों से बचाना और स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को उत्सर्जन बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो शरीर क्रियाओं के शारीरिक जितनी भी क्रियाएं हैं उसको सामान्य संचालन में सहायक करता है, तो क्या, तो उत्सर्जन सहायक होता है, ठीक है। जितना हम लोग को जरूरी है श्वसन, जितना ज्यादा जरूरी है पोषण, और जितना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे परिवहन, उससे भी कई गुना ज्यादा जरूरी हमारे बॉडी में उत्सर्जन। और लास्टली बात करें यहाँ पे, तो शरीर की कार्य क्षमता और जीवन को बनाए रखना है तो हमें उत्सर्जन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बात करें, अगर पूरे डिटेल की अगर हम बात करें तो आखिर यह उत्सर्जन पदार्थ क्या है जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, ठीक है। तो हमने नॉर्मली बात किया था, संक्षिप्त में बताया था कि आंसू निकलता है, हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, इसे उत्सर्जन कहते हैं। हमारे बॉडी से मूत्र निकलता है, इसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन डीपली अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे शरीर में बनने वाले मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पे निम्नलिखित मैंने लिख के रखा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, याद रखिएगा बाबू आप लोग, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में निकलता है ना, वह भी उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा ही हमारे बॉडी से बाहर होता है। अगला बात करते हैं दूसरा नंबर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यूरिया भी हमारे शरीर से बाहर होता है। जो यूरिया क्या किसके द्वारा निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो फेफड़ों द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। ये 1 नंबर में आपके एग्जाम में सवाल पूछता है कि उत्सर्जन के रूप में हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड किस उत्सर्जी अंग के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन में आपको मिलेगा फेफड़ा, तो फेफड़ा को अगर आप टिक कर देते हैं तो 1 नंबर आपका वहां से बन जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो ये दूसरा नंबर सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, यूरिया जो है हमारे शरीर के किस उत्सर्जी अंग से बाहर निकलता है।
यहां से भी आपको एग्जाम में 1 नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ना गुर्दों के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है, और गुर्दा द्वारा मूत्र के रूप में निकाला जाता है। क्या आपसे पूछेगा गुर्दा के द्वारा जो है मूत्र के रूप में बाहर क्या निकाला जाता है, तो वह होता है यहाँ पर यूरिया, है ना। क्या निकाला जाता है? यूरिया। अगला बात करते हैं हम यहाँ पे यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड, ठीक है ना। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ देता है कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपके बॉडी में क्या समस्याएं आ सकती है, तो जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है आपके शरीर में जहां भी अस्थियों का जोड़ है, यानी हड्डियों का जोड़ जहां जहां मिलता है, जहां से हमारा ये हड्डी जैसे केहूनी एल्बो का यहाँ पे जोड़ ये मुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जोड़ पे जाके उसका मवाद जमा होता है किसका? यूरिक एसिड का। और यूरिक एसिड को हम लोग कहते हैं यूरिक अम्ल, हिंदी में कहते हैं यूरिक अम्ल, और इंग्लिश की बात करें तो यूरिक एसिड कहते हैं। और वह जाके मवाद के रूप में हड्डियों के बीच में जमा होता है, जिसके चलते वहां पे पेन होना शुरू होता है, यानी कि दर्द करने लगता है। उससे हम क्या कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, हमारे जगह जगह ये जो है गेठिया जिसको कहा जाता है, यहाँ पे जो है गुर्दों द्वारा मूत्र के रूप में ये बाहर निकलता है क्या, तो यूरिक एसिड। और अगर हमारी हड्डियों के बीच में जाके जमा हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाना, है ना। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो ये 0.5 होना चाहिए, ठीक है, 0.5 होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ है, बिल्कुल, है ना। अगर यह 0.6 हो जाता है तो आपके शरीर में क्या बनाता है, हमेशा दर्द बना देता है, ठीक है ना। और तब इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये थायराइड हो गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा कि यूरिक एसिड को जो है ना हमेशा क्लियर करने के लिए आपको जो है कई प्रकार के एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, कई प्रकार के व्यायाम वगैरह सब करना पड़ता है, तब जाके यह यूरिक एसिड आपके बॉडी में कंट्रोल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अमोनिया की। तो अमोनिया जो है ना जितने जल जीव हैं, जल जीवों द्वारा बाहर निकाला जाता है। एक जल जीव द्वारा क्या अमोनिया को बाहर निकाला जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर अतिरिक्त जल। जो भी हमारे बॉडी में अतिरिक्त जल बच जाते हैं, हमारे जितने भी हम जल को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद में जल की आवश्यकता हमारे शरीर में कण कण में है, कोशिका है, उत्तक है, हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जी अंग है सभी को जल की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जल जितने भी यूज हो जाते हैं, यूज होने के बाद जो भी अतिरिक्त जल बचते हैं उसे कहाँ से बाहर निकालते हैं, तो ये जो है अतिरिक्त जल की बात करें तो पसीना द्वारा, मूत्र द्वारा, श्वसन के द्वारा। जैसे हम बातें कर रहे हैं तो बातें करते समय भी हमारे मुंह से वाष्प के रूप में जल निकल रहा है, वह केवल अभी हमें दिखाई नहीं देता है, बट दिखाई देता है। लेकिन उसे अगर आप सोच रहे होंगे सर कब दिखाई देता है, तो जब ठंडी के दिन में जो है ना ये जल थोड़ा सा ज़्यादा सघन होता है, तब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से बाहर होते समय दिखाई देता है। लेकिन अभी गर्मियों के समय में आप उसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पसीना, मूत्र और श्वसन के द्वारा भी निकाला जाता है। और लास्टली बात करें तो अतिरिक्त लवण जो कि पसीना और मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये लवण की बात करें तो लवण कैसे होता है, नमकीन होता है, याद रखिएगा। लवण कैसे होता है, नमकीन होता है। और ये क्या होता है कि पसीना, अगर पसीना को आप कभी चखते हैं तो पसीना जो है नमकीन ही स्वाद में टेस्टी आता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि पसीना और मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपको उत्सर्जी पदार्थ का नाम। अगर एग्जाम में पूछता है कि उत्सर्जी पदार्थों का नाम लिखें, और ये सवाल अगर पूछ देता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ से केवल 3, 4 या 5 भी लिख दीजिएगा ना, चलेगा, आपको पूरा तरह से ऑल टू ऑल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में बात की जाए तो 2 नंबर में सवाल पूछता है। कितना नंबर में? 2 नंबर में पूछता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर मानव उत्सर्जन तंत्र क्या क्या है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में जब भी सवाल पूछता है केवल 4 उत्सर्जन तंत्र याद रखिएगा कि सबसे पहले किडनी होता है, उसके बाद मूत्रवाहिनी होता है, मूत्राशय होता है और मूत्रमार्ग होता है। ये मुख्य रूप से उत्सर्जन तंत्र के रूप में हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में माने जाते हैं, ठीक है। इंटरनल बॉडी पार्ट्स में अगर देखा जाए तो ये चार जो पॉइंट्स है, इसे अगर आप याद रखते हैं, ये तो सबसे पहले हो गया गुर्दा, जहां से मूत्र बन के निकलता है, स्टार्ट होता है निकलना। उसके बाद मूत्रवाहिनी का मतलब होता है मूत्र के चलने का रास्ता, है ना, रास्ता। उसके बाद मूत्राशय, जहां पर जाकर के यह जमा होता है, ठीक है ना। और उसके बाद मूत्रमार्ग का मतलब होता है सबसे लास्ट, सबसे मूत्र का जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। और ये 4 जो पॉइंट है सबसे मुख्य उत्सर्जी तंत्र के रूप में माने जाते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि वृक्क क्या है,
यहां से अब हम लोग किसको छोड़ रहे हैं, तो अब इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं कि उत्सर्जन तंत्र में ये मूत्र के जो भी पॉइंट्स है वहां से लेकर के उसके संपूर्ण वाहित अंगों को छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं कहां पर, तो हम आ रहे हैं यहाँ पे वृक्क को समझते हैं। सबसे पहले वृक्क को अगर समझना है ना, तो उसको जो फिक्स कहाँ किया गया है बॉडी में, वृक्क को बॉडी में फिक्स कहाँ किया गया है, सबसे पहले हम इस चीजों को समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे उसे बिल्कुल डिटेल से, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो वृक्क मानव शरीर में उदर गुहा की पिछली दीवार पर मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। यानी आपके बॉडी में ये हो गए मेरुदंड, है ना, दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे ये हो गए क्या, मेरुदंड, और ये जो है दोनों तरफ ऐसे जो है यहाँ पे इसको फिक्स किया रहता है, ठीक है ना। ये क्या क्या कहलाता है, तो ये दोनों हो गए आपको वृक्क, ये वृक्क हो गए, है ना। तो वृक्क का स्थान तो यहाँ पे फिक्स हो रहा है कि वृक्क आखिर होता कहां पर है। बस याद रखिएगा, ये जो है वृक्क जो है इस मेरुदंड के दोनों तरफ, मेरुदंड को मान लीजिए कि यह जो है एक प्रकार का मालिक है ना, और ये दोनों तरफ जो है ना गार्ड के रूप में, ये जो है गार्ड के रूप में इसका रक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों इसके बॉडीगार्ड है। इस तरह से याद रखिएगा कि रीढ़ की जो हड्डी होती है जिसको हम लोग मेरुदंड भी कहते हैं, और इसी के दोनों तरफ ये सुरक्षा कवच के रूप में स्थित होते हैं। बस इसका स्थान हमने निर्धारित कर लिया कि यह पाया कहां पर जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो वृक्क कहते हैं, याद रखिएगा वृक्क कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर कि वृक्क मानव शरीर में उदर गुहा की पिछली दीवार पर मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। उदर गुहा की बात करें तो उदर का मतलब पेट होता है, और इसके पिछले पार्ट्स में, यानी यहाँ पे हो गए पेट, तो इसके पिछले पार्ट्स में यानी कि यहाँ पे पीठ की तरफ दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वृक्क, वृक्क याद रखना बाबू, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे तो ये हो गया, पता चल गया। अब इसका कार्य के बारे में हम लोग समझते हैं और डिटेल से समझते हैं। अब इसको जो है मैंने जूम कर दिया, ठीक है, ताकि इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझ सके, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि वृक्क की संरचना क्या है, तो इसको संरचना अगर इसकी बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही तरीका से ऐसे आप लोग संरचना इसका बिल्कुल नॉर्मल तरीका से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। बाकी का जो बच गया उसको बीच बीच में ऐसे जो है बना सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ऐसे ऐसे करके जो है 6 7 अगर बना देते हैं बीच में, गोल 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 करके बना दीजिएगा, आपका जो है वृक्क बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे पार्ट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले वृक्क कैप्सूल होता है, बाह्य जो है प्रातस्था होता है, उसके बाद ई वाला जो पार्ट्स होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं। उसके बाद है वृक्क स्तंभ यहाँ पर, है ना। वृक्क स्तंभ यानी कि जिस पर ये दोनों आके यहाँ पे जुड़ता है उसको वृक्क स्तंभ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ये सबका नाम अलग अलग है, ये सबका नाम जो है ना अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पहला वाला जो है इसको कहते हैं वृक्क शलाका, नीचे वाला जो है लघु वृक्क जिसको प्याली कहते हैं, उसके बाद महान वृक्क प्याली यहाँ पे है, उसके बाद वृक्क श्रोणी कहाँ पर है, तो ये जो परिवहन वाला रास्ता इसको वृक्क श्रोणी कहते हैं, और ये जो है थोड़ा सा नीचे वाला भाग को हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग देखें तो वृक्क का एक चीज और है कि यहाँ से आप लोग को पता चल रहा है कि सर क्या यहाँ पे वृक्क का नामांकित चित्र भी बनाने के लिए पूछ सकता है एग्जाम में, तो मेरा इसका आंसर होगा हाँ। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वृक्क का आप जो है नामांकित चित्र बनाइए, और इसको जो है ना 2 से 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा वही वाला मैटर यहाँ पे छपा हुआ है, इससे दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब वृक्क का अगर हम बात करें तो वृक्क जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, वृक्क को ही क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। और इसका काम क्या है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं हम लोग, उसके बाद समझेंगे इसको और थोड़ा सा डिटेल से कि इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि वृक्क क्या है, तो और इसका कार्य क्या होता है। वृक्क का कार्य समझते हैं, ठीक है। तो यह रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों यानी कि यूरिया आदि जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको मूत्र के रूप में बाहर निकालना, इसके कार्यों को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद शरीर में जल तथा लवण की मात्रा को नियंत्रित करना। उसके बाद इसका कार्य है कि शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद इसका काम होता है कि रक्त की मात्रा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करना, यानी ब्लड प्रेशर। कभी
मानव बॉडी में क्या होता है ना कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और कभी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसको नियंत्रण करके कौन रखता है? तो वह है वृक्क, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। ठीक है, अगला बात किया जाए, विटामिन डी को सक्रिय करके और अस्थियों को स्वस्थ रखता है। आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि विटामिन डी को यह क्या करता है? तो एक्टिव करता है विटामिन डी को। नहीं तो होता क्या कि सूर्य के द्वारा जो भी हमें विटामिन डी मिलता है उसको जब हम एक्टिव ही नहीं करेंगे तो हमारी अस्थियां कमजोर हो जाएंगी, है ना। सभी अस्थियां क्या हो जाएंगी? लचीली हो जाएंगी। और इससे एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है बाबू रिकेटस। ठीक है ना, रिकेटस। जब किसी व्यक्ति के अंदरूनी शरीर हो चाहे बाहरी शरीर हो, सभी हड्डियां अगर कमजोर हो जाती है, लचीली हो जाती है, तो एक प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग रिकेटस कहते हैं। उसी समय जो है दंत क्षय भी शुरू हो जाता है, हमारे दांतें टूटनी शुरू हो जाती है ना। और उस समय दांत में कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, मतलब कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ विटामिन डी को भी कौन नियंत्रित करता है? तो वृक्क यानी कि किडनी ही नियंत्रित करता है। याद रखिएगा चीजों को। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इसका नामांकित चित्र भी बनाने के लिए कह सकता है मानव उत्सर्जन तंत्र का, है ना। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में आप जो है ना पूरा सबसे पहले तो ये ब्रिक हमको बना देना है। ये दोनों का दोनों ब्रिक हमें इस प्रकार से बना देना है। चलो, इस प्रकार से हमें ब्रिक बना देना है और नीचे वाले पार्ट्स में ऐसे जो है ना इस प्रकार से ये बनाना है और 2 ठो डंडा यहाँ पे आपको जो है तैयार कर लेना है। और 2 ठो डंडा बना देने के बाद में दोनों डंडा को इस ब्रिक से जोड़ देना है, हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर हम अलग, चलो एक बार अलग बना के इसको देखते हैं। ठीक है, चलो ये ऐसे बना दिए और ये यहाँ से ऐसे बना दिए, है ना। और उसको क्या करते हैं कि नीचे की तरफ लेके जाते हैं, इसको भी नीचे की तरफ लेके जाते हैं। जिसको कहाँ पर जोड़ना है? तो यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, और इसको यूं ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए और ऊपर आते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं इसको। और इसको क्या करते हैं यहाँ पर लाके और इसको एक ऐसे बनाते हैं और एक ऐसे बनाते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे बना देंगे। ठीक है, और 2 डंडा मैंने बोला था यहाँ पे बनाने के लिए, 2 डंडा यहाँ पे बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं और ये दोनों को इस प्रकार से किसी तंत्र के माध्यम से ऐसे जोड़ देते हैं। ये हो गया बन के आपका क्या? मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, है ना। तो ऐसे आप जो है ना इसका फिगर बिल्कुल नॉर्मली बना सकते हैं। अब हो गया इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम भी आप याद रखिएगा कि ये दोनों ब्रिक है, यहाँ पे ब्रिक लिखिएगा, यहाँ पे भी ब्रिक लिखिएगा। इसको हमने अलग भी करके बताया था आपको। और ये जो रास्ता होता है कि मूत्र वाहिनी होता है, इधर भी लिख दीजिएगा। और ये जहाँ मूत्र जमा रहता है उसको मूत्राशय कहते हैं और ये लास्ट में मूत्र मार्ग होता है। नॉर्मली इसको बना सकते हैं और 2 नंबर जो है ना मक्खन की तरह पा सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में हम बात करते हैं कि यहाँ पे किडनी का भी नामांकित चित्र बनाने के लिए कहा जा सकता है। और अगर सोचेंगे सर 2 ही चित्र बनाने के लिए पूछता है, नहीं बाबू, आगे वाला एक वीडियो और भी लेके आएंगे, उसमें 2 और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी डायग्राम बनाने के लिए पूछता है उस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे ब्रिक यानी कि किडनी का नामांकित चित्र अगर बनाना है तो आप जो है सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे बना देंगे। ठीक है, और 2 नलियां इसमें से ऐसे निकाल देंगे, ऐसे, है ना। और 2 नली यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और एक जो है यहाँ से आप क्या करेंगे कि नीचे की तरफ ऐसे निकाल देंगे और ये वृक्क बन के तैयार हो गया। और उसमें भी जो है ना ऐसे ये ऐसे ऐसे बना देना है। ठीक है, और एक और जो है आपको कवच के रूप में ऐसे बना देना है और यही आपका जो है ना वृक्क बन के तैयार हो गया। सबको ऐड कर देना है ऐसे, सबको ऐड कर देना है ऐसे, सबको जो है ऐसे ऐड कर देना है। ये आपका पूरा तरह से देखें तो वृक्क बन के तैयार हो गया, नामांकित चित्र हो गया वृक्क का। अब इसका नाम रख देंगे, जो नाम बाबू याद तो रखना पड़ेगा, थोड़ा सा नाम इसका टेढ़ा टेढ़ा है कि नहीं। तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो नींदों से और रातों से तो लड़ना है ना। तो यहाँ पे सभी चीजों को याद करके रखना पड़ेगा और तब जाके यहाँ से 2 नंबर आपको मिल सकता है मक्खन की तरह, है ना। तो चलिए बाकी का चीजें जो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे उसको लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसका वेट आप लोग कीजिए। आज ये पढ़ रहे हैं, कल वह वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये अगर पूरा तरह से वीडियो अगर देखा जाए तो हम लोग कुल मिला के यहाँ पे किसके किसके बारे में पढ़े थोड़ा सा सबको रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा
कि हम लोग को उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और ये 100% यहीं से आपके सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले उत्सर्जन का परिभाषा देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे उत्सर्जन का महत्व देखा। उसके बाद ये उत्सर्जन पदार्थ क्या क्या है, उत्सर्जी पदार्थ को हमने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। अगर पूछता है कि 3 उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखे, पहले वाला ही 3 याद रख लीजिएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो 6 याद कर लीजिएगा, ज्यादा कोई तामझाम नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझ लेना है, तो 4 उत्सर्जन तंत्र को याद रखिएगा यहाँ पर। अगला हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पर वृक्क के बारे में पढ़े, और वृक्क के बारे में जो है इसकी संरचना के बारे में पढ़े। उसके बाद वृक्क यानी किडनी के कार्य के बारे में पढ़े, और यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र का फिगर बनाए, और लास्ट में वृक्क का फिगर बना के हमने समाप्त कर दिया क्लास को, ठीक है। तो चलिए, क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कीजिएगा, और हमसे हमेशा के लिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा, गुड बाय, लव यू।